हुरैरी की दास्तान हयात मेरे लिए बड़ी सनसनीखेज साबित हो रही थी। अपने बारे में बात करते हुए उसके चेहरे के तासुरात भी बार बार बदल रहे थे। कभी उसकी आंखों में वहशत भर जाती और कभी उन पुरानी यादों से उसके चेहरे पर धुंध सी छा जाती। मैं पलक झपके बगैर उसे तके जा रहा था। बिलाखिर उसने कहना शुरू किया, वो दो आदमी थे, उन दोनों के हाथों में पिस्तौल थे। अगर उनके पास पिस्तौल न भी होते तो हम उनका कुछ नहीं बिगाड़ सकती थी। घर में मेरे और माँ के अलावा कोई नहीं था। होता भी कौन? बाबा का तो वो लोग पहले ही खत्म कर चुके थे। अपनी जान बचाने के लिए हम बंदर अब्बास से भागकर आबादान आई थीं और उन्होंने हमें यहाँ भी तलाश कर लिया था। वो दोनों दराज कामत और हट्टे कट्टे आदमी थे। उनके चेहरों पर बड़ी सफाकी थी। मुझे समझने में देर नहीं लगी कि हमारी ये सारी परेशानी उस मूर्ति की वजह से थी। वो शहजादी हमारे लिए मुसीबत बन गई थी। उसके ताज पर और आंखों पर हीरे जड़े हुए थे जिनकी कीमत चंद हजार रियाल से ज्यादा नहीं हो सकती थी, लेकिन उसका ताल्लुक फारिस के किसी कदीम दौर से था और इसी सिफत ने उसे अनमोल बना दिया था। माँ ने मुझे बताया था कि शहजादी की ये मूर्ति किसी कदीम दौर से ताल्लुक रखती थी, इसलिए उसका शुमार भी नवादिरात में हो सकता था और गालिबन इसी वजह से वो लोग हमारे पीछे लगे हुए थे और हर कीमत पर उसे हासिल करना चाहते थे। लेकिन माँ किसी भी सूरत में उस मूर्ति को अपने से अलग नहीं करना चाहती थी, जिसकी खातिर मेरे बाप को भी कत्ल कर दिया गया था। हमारा सब कुछ छिन चुका था। हम नान शबीना तक के मोहताज थे। माँ दिन भर मजदूरी करती, तब कहीं रात को हमें कुछ खाने को मिलता। बेहाई फिरके से ताल्लुक होना भी हमारे लिए संगीन जुर्म बन गया था। हम किसी को अपने बारे में कुछ बता भी नहीं सकते थे कि हम कौन हैं। माँ ने शहजादी की उस तारीखी मूर्ति से भी बहुत सी उम्मीदें वाबस्ता कर रखी थी। उसका ख्याल था कि उस मूर्ति की फरोख्त से हमें इतनी रकम मिल जाएगी कि हम इत्मीनान और सुकून से जिंदगी गुजार सकें। इसलिए हम बंदर अब्बास से भागकर आबादान आ गए। इन दोनों शहरों के बीच सैकड़ों मील का फासला है। हमारा ख्याल था कि यहाँ हम उन लोगों की नजरों से महफूज रहेंगे और कोई मुनासिब मौका मिलते ही वो मूर्ति फरोख्त करके किसी और तरफ निकल जाएंगे। लेकिन मौत के उन हरकारों ने हमें वहां भी ढूंढ निकाला। हुरैरी खामोश होकर गहरे गहरे सांस लेने लगी। मेरी नजरें बदस्तूर उसके चेहरे पर मरकूज थीं। चंद लम्हों की खामोशी के बाद उसने दोबारा कहना शुरू किया। हम जिस मकान में रह रहे थे वो सिर्फ 2 कमरों पर मुश्तमिल था, जिनके सामने एक मुख्तसर सा आंगन भी था। एक कमरे को हम बावर्ची खाने के तौर पर इस्तेमाल करते थे, जबकि दूसरा कमरा हम दोनों की मुश्तरका ख्वाबगाह थी। एक दीवार के साथ मेरी चारपाई थी और हमारे कमरे के पिछली तरफ एक खिड़की थी जिस पर जाली लगी हुई थी। उस खिड़की के पिछली तरफ एक तंग सी गली थी। ये गुंजान आबादी वाले शहर का सबसे पसमानदा इलाका था और यहाँ रोशनी वगैरह का कोई मुनासिब इंतजाम भी नहीं था। तंग और तारीक सी गलियों का जाल सा फैला हुआ था। सोने से पहले माँ ने दोनों कमरों के दरवाजे अंदर से बंद कर लिए और वो दोनों आदमी खिड़की की जाली काट कर अंदर आए थे। एक आदमी ने मुझे पिस्तौल की जद में ले रखा था और दूसरे ने माँ को। मैंने अपने बिस्तर से उठकर माँ की तरफ छलांग लगा दी, लेकिन मेरे सामने खड़े हुए दरिंदा सिफत शख्स ने मुझे बाजू से पकड़कर दोबारा बिस्तर पर गिरा दिया। मेरे मुंह से खौफनाक चीख निकल गई। उस शख्स ने बड़ी तेजी से आगे बढ़कर एक हाथ से मेरा मुंह दबा दिया। उसके साथ ही उसके मुंह से भेड़िए जैसी गुर्राहट निकली। अब अगर तुम्हारे मुंह से आवाज निकली तो खोपड़ी उड़ा दूंगा। उसने पिस्तौल की नाली मेरी कनपटी से लगा दी। मेरी आंखें खौफ और दहशत से फटी जा रही थीं। उस शख्स ने हाथ हटा लिया था। अपनी चीख रोकने के लिए मैंने दोनों हाथों से अपना मुंह दबा लिया। मेरी माँ मुझसे ज्यादा खौफजदा थी। उसने उठकर मेरी तरफ आना चाहा तो दूसरे आदमी ने उसके मुंह पर थप्पड़ मार दिया। मुंह से खून बह निकला। माँ ने बारी बारी उन दोनों की तरफ देखते हुए कहा, तुम लोग कौन हो? क्या चाहते हो? बेबस और बेसहारा औरतों के साथ जुल्म करते हुए तुम्हें शर्म आनी चाहिए। हमारे पास कुछ भी नहीं है। हम तो पेट भर कर एक वक्त की रोटी भी नहीं खा सकते। यहाँ तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा। तुम लोग गलत जगह पर आ गए हो। तुम्हें किसी रईस का घर देखना चाहिए। उस शख्स ने मेरी तरफ देखते हुए कहा, जितनी दौलत तुम्हारे पास है उतनी तो किसी रईस के घर में भी नहीं होगी। तुम्हारी इस बेटी के अलावा तुमने घर में वो दौलत छुपा रखी है जिसकी हमें तलाश है। माँ हकला गई, बोली, मैं समझी नहीं। मैं सच कहती हूँ, हमारे पास कुछ भी नहीं है। तुम लोगों को गलत फहमी हुई है। उस शख्स ने कहा, हमें कोई गलत फहमी नहीं हुई है बुढ़िया। हम ठीक जगह पर आए हैं। हमें उस मूर्ति की तलाश है जो बंदर अब्बास में खुदाई के दौरान तुम्हारे शौहर ने चोरी की थी। अगर वो मूर्ति हमारे हवाले कर देता तो उसे अपनी जान से हाथ न धोने पड़ते, लेकिन तुम उससे भी ज्यादा बेवकूफ निकली। लेकिन तुम्हें अंदाजा हो गया होगा कि हमारी नजरों से बचकर नहीं जा सकती। तुम्हारे लिए अब भी मौका है। शहजादी की वो मूर्ति हमारे हवाले कर दो। हम तुम्हें इतनी दौलत देंगे कि कई साल तक तुम माँ बेटी को कोई मोहताजी नहीं रहेगी। लेकिन अगर तुमने इनकार किया तो तुम्हारी इस मूर्ति को इस तरह तोड़ेंगे कि ये दोबारा जुड़ भी नहीं सकेगी। माँ चीख उठी, नहीं नहीं, मेरी बेटी को कुछ मत कहना। उस शख्स ने कहा, तो फिर वो मूर्ति हमारे हवाले कर दो जिसकी हमें तलाश है। हम तुम दोनों में से किसी को नुकसान पहुंचाए बगैर वापस चले जाएंगे।
माँ ने कहा, मेरे पास कोई मूर्ति नहीं है, हम किसी मूर्ति के बारे में नहीं जानते। वो शख्स गुर्राया, तो तुम इस तरह नहीं मानोगी। दूसरा आदमी एक बार फिर मेरी तरफ झपटा। मैं एक बार फिर चीख उठी। उसने मेरी तरफ हाथ बढ़ाया, मैंने उसके मुंह पर थूक दिया। वो एक झटके से पीछे हट गया और फिर न जाने मेरे अंदर इतनी हिम्मत कहां से आ गई कि मैंने उछलकर उसके मुंह पर सर से जोरदार टक्कर मारी। उसकी नाक से खून बह निकला। मैंने उसके हाथ से पिस्तौल छीन लिया। नाक पर लगने वाली टक्कर से वो बदहवास हो गया, इसलिए उसका पिस्तौल भी आसानी से मेरे हाथ में आ गया। मैंने पिस्तौल को दोनों हाथों में पकड़कर ट्रिगर दबा दिया। गोली उसकी पेशानी में लगी। वो बेड पर गिरा। मैं उछलकर एक तरफ हट गई। दूसरा आदमी चीखता हुआ मेरी तरफ लपका। मैंने पिस्तौल का रुख उसकी तरफ कर दिया और पै दर पै ट्रिगर दबाती चली गई। कई गोलियां उसके सीने में लगीं और वो भी ढेर हो गया। पिस्तौल मेरे हाथों में था और मैं मबहूत सी खड़ी उन दोनों की लाशों की तरफ देख रही थी। मुझे एहसास ही नहीं हो सका कि मैं क्या कर चुकी हूँ। माँ दौड़कर मुझसे लिपट गई और तब मुझे एहसास हुआ कि 2 आदमी मेरे हाथों मारे जा चुके हैं। इस भयानक एहसास के साथ ही मैं थर थर कांपने लगी। माँ ने मेरे हाथ से पिस्तौल छीनकर बेड पर रख दिया। उसने मुझे बेड पर बिठा दिया और दौड़कर दूसरे कमरे में चली गई। मैं भी माँ के पीछे उस कमरे में आ गई। माँ चूल्हे के पास बैठी हुई थी। ये चूल्हा पत्थर का था और माँ उसे उखाड़ने की कोशिश कर रही थी। मैं भी उसकी मदद करने लगी। हमने पत्थर का चूल्हा उखाड़ कर एक तरफ रख दिया। उसके नीचे एक गड्ढा था जो ईंटों से ढका हुआ था। माँ ने ईंटें भी बाहर निकाल कर फेंक दी। उनके नीचे गड्ढे में एक डिब्बा रखा हुआ था जिसे माँ ने निकाल लिया। कदीम शहजादी की मूर्ति उस डिब्बे में थी। माँ ने बड़ी उजलत का मुजाहिरा करते हुए कुछ कपड़े और चंद चीजें समेटी, पोटली बगल में दबाई और मेरा हाथ पकड़कर अकबी खिड़की की तरफ लपकी। वो रात का पिछला पहर था। सब कुछ चंद मिनट के अंदर अंदर हो गया था। ये गुंजान आबादी का इलाका था। हम जानते थे चंद मिनट में लोग घरों से निकलकर इस तरफ जमा होना शुरू हो जाएंगे और माँ उससे पहले ही मुझे लेकर यहाँ से निकल जाना चाहती थी। मेरी कमीज फटी हुई थी। मैं खिड़की पर चढ़ रही थी कि माँ ने मुझे रोक लिया और खूंटी पर टंगी हुई कमीज उतार कर मेरी तरफ फेंक दी। मैं कमीज बदल रही थी कि मकान के सामने वाली गली से किसी के चीखने की आवाज सुनाई दी। वो गालिबन कोई पड़ोसी था जो चीखों और फायरिंग की आवाजें सुनकर अपने घर से बाहर आ गया था और फिर दरवाजा जोर जोर से धड़धड़ाया जाने लगा। मैंने खौफजदा नजरों से माँ की तरफ देखा और खिड़की पर चढ़कर दूसरी तरफ छलांग लगा दी। मेरे पीछे ही माँ भी खिड़की पर चढ़कर कूद गई। ये तंग सी गली थी, रोशनी भी नहीं थी। माँ ने मेरा हाथ पकड़ रखा था। हम अंधेरे में ठोकरें खाती दौड़ती रहीं। आगे तंग और तारीक गलियों का जाल सा बिछा हुआ था। हम उन गलियों से निकलकर खुली सड़क पर आ गईं। माँ ने एक लम्हा सड़क पर रुक कर देखा और फिर मुझे खींचती हुई एक तरफ दौड़ने लगी। हम अपने इलाके से बहुत दूर निकल आए थे, लेकिन खतरे से बाहर नहीं हुए थे। खदशा था कि किसी गश्ती पार्टी की नजरों में आ गए तो जान छुड़ानी मुश्किल हो जाएगी। मेरा सांस फूल गया था। माँ भी दौड़ते दौड़ते हाँप गई थी, लेकिन वो मेरा हाथ पकड़े दौड़ती रही। बिलाखिर हम एक ऐसे इलाके में आ गए जहाँ बड़े बड़े बंगले थे। हम एक कुशादा गली में मुड़े ही थे कि तेज रोशनी में नहा गए। सामने से एक गाड़ी आ रही थी। उसके हेडलैम्प्स की तेज रोशनी में एक लम्हे को हमारी आंखें चुंधिया गईं। माँ ने मुझे इशारा किया और हम मुड़कर दूसरी तरफ दौड़ने लगी, लेकिन हम उस गाड़ी वाले की नजरों में आ गए थे। दफतन माँ को किसी पत्थर से ठोकर लगी और वो लड़खड़ा कर सड़क पर गिर गई। मैं उसे संभालने की कोशिश कर रही थी कि वो कार हमारे करीब आकर रुक गई। उसमें एक अधेड़ उम्र औरत थी और एक मर्द। वो दोनों जल्दी से नीचे उतर आए। औरत ने सहारा देकर माँ को उठाया और 20 सवाल कर डाले। हम कौन हैं, कहाँ से आए हैं? माँ ने उन्हें जो कहानी सुनाई मुझे याद नहीं। बहरहाल उस औरत ने हमदर्दी का इजहार करते हुए हमें कार में बिठा लिया और अपने घर ले आई। वो बहुत बड़ा बंगला था, कई कमरे थे। हमें जिस कमरे में ठहराया गया वो बहुत शानदार था। उस औरत का नाम विलादत खानम था। उसने हमारे लिए चाय बनवाई। वो हमसे मुसलसल हमदर्दी का इजहार कर रही थी। माँ ने उसे जो कहानी सुनाई थी, खानम को शायद उस पर यकीन नहीं आया था, क्योंकि वो बार बार हमसे मुख्तलिफ सवालात कर रही थी और बिलाखिर माँ को वो सब कुछ बताना पड़ा जो हम पर बीत चुकी थी। लेकिन उस मूर्ति का जिक्र माँ ने फिर भी नहीं किया। खानम ने कहा, ठीक है, समझ गई। गरीबों से जीने का हक छीन लिया गया है और फिर तुम्हारा मसला तो ये है कि तुम एक औरत हो और तुम्हारे साथ एक जवान लड़की भी है। लेकिन बहरहाल अब तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है, मैं सब कुछ संभाल लूंगी। वो रात हमने जाग कर गुजारी थी। किसी अनजाने खौफ की वजह से नींद मेरी आंखों से भी कोसों दूर रही। सुबह 10 बजे के करीब विलादत खानम हमारे कमरे में आई तो मैं माँ की गोद में सर रखे पलंग पर आड़ी तिरछी पड़ी हुई थी, जबकि माँ पलंग की पुश्त से टेक लगाए बैठी थी। खानम को देखकर मैं भी एक झटके से उठकर बैठ गई। मेरी आंखों में शदीद जलन हो रही थी। माँ की आंखें भी सुर्ख थीं। खानम ने अंदाजा लगा लिया कि हम अब तक जागती रही हैं और एक लम्हे को भी नहीं सो सकी। खानम ने एक खादिमा को बुलाकर मुझे उसके हवाले कर दिया कि मुझे नहला धुलाकर मेरा लिबास तब्दील करवा दिया जाए। माँ से भी उसने कहा था कि नहा कर लिबास तब्दील करे।
फिर नाश्ता कर लिया जाए। खादिमा मुझे एक और कमरे में ले गई। ये कमरा हमारे कमरे से ज्यादा बड़ा और ज्यादा शानदार था। खादिमा ने मुझे उस कमरे से मुल्हिक हमाम में पहुंचा दिया, जहां एक खूबसूरत टब पानी से भरा हुआ था। जरूरत की हर चीज भी मौजूद थी। पानी में किसी किस्म की खुशबू मिली हुई थी। मैंने नहाकर वही लिबास पहन लिया और हमाम से बाहर आई तो खादिमा मेरी मुंतजिर थी। कमरे का दरवाजा बंद था। खादिमा ने मेरा वो लिबास तब्दील करवाया, मेरे बाल संवारे और मुझे ले जाकर कद्दे आदम आईने के सामने खड़ा कर दिया। मैं अपने आप को आईने में देखकर मबहूत सी रह गई। मुझे यकीन ही नहीं आ रहा था कि ये मैं हूँ। लगता था जैसे अल्फ लैलवी दास्तान की कोई शहजादी मेरे सामने खड़ी हो। इस किस्म का शाहाना लिबास तो मैंने जिंदगी में पहली मर्तबा पहना था। अपना रूप देखकर मुझे भी हैरत हो रही थी। खादिमा मुझे उस कमरे से बाहर ले आई। माँ ने भी नहा धोकर लिबास तब्दील कर लिया था। उसने अपने ही कपड़े पहने थे। मुझे देखकर एक लम्हे को तो माँ भी सकते में आ गई। उसकी आंखों में तशवीश की झलक बहुत नुमायां थी। खानम ने मुझे देखा तो बेख्तियार आगे बढ़कर मुझे गले से लगा लिया, मेरी पेशानी पर बोसा दिया और फिर वो हमें खाने के कमरे में ले आई, जहां मुख्तलिफ अनवा व अक़साम की नेमतें सजी हुई थी। कई तरह के फल भी रखे हुए थे। खाने की मेज पर 2 आदमी और भी बैठे हुए थे। एक तो वही जवानुल उम्र आदमी था जो रात को गाड़ी में खानम के साथ था, और दूसरा अधेड़ उम्र था। खानम से उनका क्या रिश्ता था, न हमने पूछा न खानम ने बताने की जरूरत समझी। नाश्ते के बाद खानम घूम फिर कर हमें अपना घर दिखाने लगी। महल नुमा वो कोठी बहुत शानदार थी। साजो सामान भी बहुत कीमती था। हर कमरे के फर्श पर दीवार से दीवार तक मशहद और इस्फहान के कालीन बिछे हुए थे। लॉन भी कई एकड़ रकबे पर फैला हुआ था। दबीज सब्ज घास, फूलों के पौधे और कई दरख्त थे। पोर्च में 3 शानदार कारें खड़ी थीं। 2 खादमाएं और 2 खादिम थे। इस घर में दौलत की रेलपेल देखकर मुझे हैरत हो रही थी। इनकलाब के बाद पूरे ईरान में दौलतमंदों की शामत आई हुई थी। मजहबी रहनुमा और पासदारान दंदनाते फिर रहे थे। कोई भी उनसे महफूज नहीं था। दौलतमंद अपना मुल्क छोड़कर भाग रहे थे, और जो किसी वजह से फरार नहीं हो सके थे वो अपनी जानें बचाने के लिए छुपते फिर रहे थे। लेकिन खानम के उस इशरत कदे को देखकर मुझे शदीद हैरत हो रही थी। और मजीद हैरत की बात यह थी कि खानम का ताल्लुक भी बिहाई फिरके से था। हालांकि इनकलाब के दौरान और उसके बाद भी बिहाई फिरका ही सबसे ज्यादा अताब का शिकार हुआ था। लेकिन खानम के ठाठ बाट देखकर मुझे शदीद हैरत हुई। नाश्ते के थोड़ी ही देर के बाद खानम जवानुल उम्र आदमी के साथ चली गई, जबकि अधेड़ उम्र आदमी घर पर ही रहा। शाम को खानम वापस आई तो माँ को लेकर एक अलग कमरे में बैठ गई। 1 घंटे के बाद माँ उस कमरे से बरामद हुई तो उसके चेहरे पर खौफ के साए थे। और ये इत्तला मेरे लिए भी बड़ी सनसनीखेज साबित हुई थी कि हमारे मोहल्ले के लोगों को सुबह ही हमारे मकान में 2 आदमियों के कत्ल का पता चल गया है। पासदारान की एक पार्टी भी वहाँ पहुँच गई थी, जिन्होंने हम माँ बेटी को कातिल करार दे दिया था, और उस पूरे शहर में हमें तलाश किया जा रहा था। हमारे मकान के एक कमरे में उखड़ा हुआ चूल्हा और उसके नीचे 2 फुट गहरा गड्ढा देखकर पासदारान ने ये फर्ज कर लिया था कि जहाँ कोई खजाना दफन था, जिसे हम निकाल कर अपने साथ ले गई थी, और पासदारान को हमसे ज्यादा उस खजाने की तलाश थी। उसी रात खाने के बाद विलादत खानम हमारे कमरे में आ गई। सुबह माँ ने उसे ये नहीं बताया था कि हमारे हाथों 2 आदमी मारे गए थे। सिर्फ इतना कहा था कि बदमाश हमारे घर में घुस आए थे। वो मुझे उठाकर ले जाना चाहते थे और हम बड़ी मुश्किल से अपनी जान बचाकर भागी थी। लेकिन अब 2 आदमियों के कत्ल के इंकिशाफ से सूरत हाल बदल गई। खानम को भी शायद उन 2 आदमियों के कत्ल की परवाह नहीं थी। वो भी उस खजाने के बारे में सवालात करती रही जो हम चूल्हे के नीचे गड्ढे से निकाल कर भागी थी। माँ कसमें खाकर यकीन दिलाने की कोशिश करती रही कि वहाँ कोई खजाना नहीं था। वो चूल्हा हमने नहीं उखाड़ा था। खानम का लहजा अगरचे अब भी हमदर्दाना था, लेकिन उसने वाशगाफ अल्फाज में हमें बता दिया था कि अब कुछ अरसे तक इस घर से बाहर निकलना हमारे लिए खतरे से खाली नहीं था। उसकी ये कोठी हमारे लिए बेहतरीन पनाहगाह थी। हम जब तक जहाँ रहेंगी महफूज रहेंगी, बाहर निकलते ही धर ली जाएंगी। खानम से इस गुफ्तगू के बाद माँ की तशवीश बढ़ गई थी। वो मेरे लिए बहुत ज्यादा परेशान थी। वो मुझे लेकर यहाँ से भी निकल जाना चाहती थी, लेकिन खानम ने ये बात भी गलत नहीं कही थी कि बाहर हमारे लिए खतरा ही खतरा था। हम पर 2 आदमियों के कत्ल का इल्जाम तो था ही, अब खजाने की पख भी लग गई थी। पासदारान से कौन वाकिफ नहीं था। इंसानी जिंदगियों की तो उनके नजदीक कोई अहमियत नहीं थी। इनकलाब के मुखालिफिन, दौलतमंदों और शाहपरस्तों को जिस तरह अजियतें देकर हलाक किया जाता था, वो किसी से ढकी छुपी बात नहीं थी। मामूली से शुबे पर किसी को भी गोलियों से छलनी कर दिया जाता। ताहम दौलत से उन पासदारान को बड़ी मोहब्बत थी। दूसरों से छीनी हुई दौलत पर ये लोग जिस तरह ऐश कर रहे थे वो भी सबके सामने था। इनकलाब से पहले यही लोग सड़कों पर जूतियां चटखाते फिरते थे और अब शानदार कीमती कारों पर घूमते थे। हमारे घर में उखड़ा हुआ चूल्हा और उसके नीचे गड्ढा देखकर उन्हें शुबा हो गया था कि हम वहां से कोई खजाना निकाल कर ले गई हैं।
उन्हें हमसे ज्यादा खजाने की तलाश थी। अगर हम उनके हाथ लग गईं तो खजाने के बारे में मालूम करने के लिए वो हमारे जिस्मों का रेशा रेशा अलग कर देंगे। हमारे लिए सूरत हाल वाकई बहुत संगीन हो गई थी। बाहर मौत के साए मंडला रहे थे। कोई ऐसी जगह नहीं थी जहां हम पनाह ले सकते। हम उस चार दीवारी के अंदर ही महफूज थे। सिर्फ पासदारान ही को हमारी तलाश नहीं थी। जिन 2 आदमियों को मैंने कत्ल किया था वो भी अकेले नहीं थे, उनका ताल्लुक भी किसी गिरोह से था। वो मूर्ति उनके लिए यकीनन बहुत कीमती थी, जिसके लिए अब तक 3 कत्ल हो चुके थे। वो लोग अपने आदमियों के कत्ल पर खामोश नहीं बैठेंगे। अपने आदमियों की शायद उन्हें भी परवाह न होती, लेकिन मूर्ति के लिए वो लोग भी हमें पूरे शहर में तलाश करते फिर रहे होंगे। ऐसी सूरत में ये 4 दीवारी ही हमारे लिए सबसे ज्यादा महफूज थी। हमें इस कोठी में रहते हुए 3 दिन हो गए। विलादत खानम हर तरह से हमारा ख्याल रखे हुए थी। वो घर पर होती तो मुझे हर वक्त अपने पास बिठाए रखती। सुबह शाम मेरा लिबास तब्दील कराया जाता। मैंने कभी मेकअप नहीं किया था, लेकिन खानम खुद मुझे सामने बिठाकर मेरा मेकअप करती और मुझे ले जाकर आईने के सामने खड़ा कर देती। मैं तो खानम के तर्ज अमल से बहुत खुश थी, लेकिन माँ की तशवीश बढ़ती जा रही थी। वो किसी मुनासिब मौके के इंतजार में थी और मुझे लेकर जल्द से जल्द वहां से निकल जाना चाहती थी। मुझे माँ की इस वहशत पर हैरत भी होती थी। मेरी समझ में ये बात नहीं आ रही थी कि वो मेरे लिए इतनी परेशान क्यों है। एक रोज मेरे इस्तिफसार पर उसने कहा, तुम नहीं समझती हो बेटी, इसमें शुबा नहीं कि विलादत खानम बहुत अच्छी औरत है। हमारे साथ उसका तर्ज अमल भी मिसाली है, लेकिन न जाने क्या बात है कि मैं कुछ मुतमईन नहीं हूँ। मैंने पूछा, क्या आपको खानम पर कोई शुबा है? माँ ने कहा, हाँ, खानम वो नहीं है जो बज़ाहिर नजर आती है। ये भी हमारी तरह बिहाई फिरके से ताल्लुक रखती है। हमारे फिरके से ताल्लुक रखने वाला हर शख्स अताब का शिकार है, लेकिन खानम जिस तरह ऐशो इशरत की जिंदगी गुजार रही है, इस पर मुझे शुबा होता है। यहाँ मैंने कुछ और लोगों को भी आते हुए देखा है, न जाने क्यों मैं यहाँ मुतमईन नहीं हूँ। मैंने कहा, आपको वहम हो रहा है, खानम तो बहुत अच्छी औरत है, हमारा कितना ख्याल रखती है। माँ ने कहा, मैं जानती हूँ, लेकिन एक बात हमेशा याद रखना, बगैर किसी गरज के कोई किसी की मदद नहीं करता। माँ किसी तौर पर विलादत खानम से मुतमईन नहीं थी और मैं इस बहस में उलझना नहीं चाहती थी। उधर खानम हमें रोजाना ही शहर की सूरत हाल से आगाह कर रही थी। आबादान ज्यादा बड़ा शहर नहीं था। कोई मामूली सा वाकया शहर के किसी भी हिस्से में रूनुमा होता, उसकी खबर जंगल की आग की तरह आनन फानन पूरे शहर में फैल जाती। और यहाँ तो 2 आदमियों का कत्ल हुआ था। ऐसी संगीन वारदातें तो कभी कभार ही होती थी। दोहरे कत्ल की ये वारदात भी गालिबन कई साल बाद हुई थी और पूरे शहर में उसका चर्चा था। और इस वारदात के साथ तो किसी पुरस्कार खजाने का दुम छल्ला भी लगा हुआ था। हर महफिल में उसका चर्चा तो होगा और अखबारात भी बाकायदगी से इस वाक्य को नमक मिर्च लगाकर शाया कर रहे थे। 2 इंसानों की जिंदगी से ज्यादा अहमियत उस पुरस्कार खजाने को दी जा रही थी। खानम रोजाना अखबार भी लेकर आती थी। अखबार में उस वाक्य के हवाले से कोई न कोई खबर जरूर होती। बाज अखबारात तो उसे संगीन से संगीन तर बनाने की कोशिश कर रहे थे और हमारे खिलाफ खूब जहर उगला जा रहा था। हमारा ताल्लुक बिहाई फिरके से था और हमें इनकलाब दुश्मन ताकतों का एजेंट करार दिया जा रहा था। और एक अखबार ने तो यहाँ तक लिख दिया कि ये दोहरा कत्ल एक सोची समझी साजिश के तहत हुआ है। उस अखबार ने मेरे हाथों मरने वाले एक मरदूद का ताल्लुक बंदर अब्बास के एक मजहबी रहनुमा से जोड़ दिया और एक फर्जी कहानी घड़ ली कि हमारा बाप अत्तार हमें बाम शहर से लेकर फरार हुआ था। हमारे पास हीरो जवाहिरात का खजाना था। बंदर अब्बास में अत्तार के पुरस्कार कत्ल के बाद हम माँ बेटी वो खजाना लेकर आबादान आ गई थी और यहाँ हमने वो खजाना चूल्हे के नीचे गड्ढा खोद कर छुपा दिया था। लेकिन वो दोनों हमारी तलाश में यहाँ पहुँच गए तो हमने उन्हें कत्ल कर दिया और खजाना लेकर फरार हो गई। अखबारात हमारी तस्वीरें शाया करने से कासिर रहे थे, क्योंकि किसी के पास हमारी कोई तस्वीर ही नहीं थी। अलबत्ता हम पर शर्मनाक इल्जामात जरूर लगाए जा रहे थे। ये तमाम खबरें पढ़कर माँ के हौसले पस्त हो रहे थे और गालिबन यही वजह थी कि वो हर मर्तबा यहाँ से निकलने का इरादा तर्क कर देती थी। वो भी यही समझती थी कि फिलहाल ये 4 दीवारी ही हमारे लिए सबसे ज्यादा महफूज पनाहगाह है। चंद रोज और गुजर गए। अखबारात अब भी दोहरे कत्ल के उस वाक़े की याद ताज़ा रखे हुए थे। किसी अखबार ने हमें मजलूम और बेगुनाह करार नहीं दिया था। किसी ने यह नहीं सोचा था कि हम बेबस और बेसहारा औरतें किस तरह जिंदगी के दिन गुजार रही हैं। हमारा ताल्लुक बिहाई फिरके से था, जिसे इस मुल्क में यहूदियों से भी ज्यादा नापसंदीदा तरीन समझा जा रहा था। इसलिए प्रेस का सारा जोर भी हमें मुजरिम गर्दानने में सर्फ हो रहा था। इस दौरान एक और वाकया रूनुमा हुआ जिसने हम माँ बेटी को हिलाकर रख दिया। उस रोज सुबह सवेरे ही 2 आदमी खानम के घर पर आए। खानम ने हमें फौरन ही कोठी के अकबी लॉन में कद आवर गुंजान पौधों में छुपा दिया। उन दोनों आदमियों का ताल्लुक पासदारान से था। दोनों बारिश थे। दोनों ने अबा पहन रखी थी। एक ने स्याह रंग की और दूसरे ने गहरे ब्राउन रंग की।
दोनों के सरों पर पगड़ियां थीं और दोनों के पास ऑटोमेटिक राइफलें थीं। उनमें एक उस इलाके की कमेटी का इंचार्ज था और दूसरा उस इलाके का एक मजहबी रहनुमा। वो 2 घंटों तक कोठी की तलाशी लेते रहे। उन्होंने लॉन में भी घूम फिर कर देखा। जब वो पीछे लॉन में आए तभी मैंने उनकी शक्लें देखी। उनके जाने के 1 घंटे के बाद खानम हमें पौधों से निकाल कर कोठी के अंदर ले गई। मैंने खानम से पूछा, ये लोग यहाँ क्यों आए थे? उसके चेहरे पर खौफ की झलकियां नुमायां थी। खानम ने कहा, तुम लोगों की तलाश में किसी ने कमेटी के दफ्तर को इत्तला दी थी कि तुम दोनों यहाँ छुपी हुई हो, इसलिए उन दोनों ने सुबह सवेरे अचानक ही यहाँ छापा मारा। माँ ने कहा, लेकिन ये इत्तला किसने दी होगी? तुम्हारे यहाँ मेहमान तो जरूर आते हैं, लेकिन हम तो कभी किसी के सामने नहीं आए। खानम ने कहा, मैं मालूम कर लूंगी कि वो बदबख्त कौन है, लेकिन अब हमें पहले से ज्यादा मोहतात रहना पड़ेगा। पासदारान के बारे में सभी लोग अच्छी तरह जानते हैं कि ये लोग किसी के पीछे लग जाते हैं तो उसे आसानी से नहीं छोड़ते। इस वक्त तो वो लोग खामोशी से वापस चले गए हैं, लेकिन मैं जानती हूँ कि वो अब बार बार यहाँ आएंगे। एहतियात के बावजूद हमसे किसी वक्त कोई गलती हो सकती है, इसलिए माँ ने उसकी बात काटी। कहा, क्या तुम हमारे शहर से निकलने का बंदोबस्त कर सकती हो? खानम ने कहा, उन लोगों को यकीन है कि तुम लोग अभी तक इस शहर में मौजूद हो। शहर से बाहर जाने वाले तमाम रास्तों पर पहरे लगे हुए हैं। जिन औरतों पर शुबा होता है उन्हें रोक लिया जाता है और उनके बारे में मुकम्मल छानबीन के बाद ही जाने की इजाजत दी जाती है। और तुम जानती हो, औरतों के लिए अकेले सफर करना इससे भी ज्यादा खतरनाक है। लेकिन तुम लोगों को यहाँ से निकालने का एक रास्ता है मेरे पास। माँ ने जल्दी से पूछा, वो क्या? खानम ने कहा, शहर से चंद मील दूर सरबंदर शहर वाली हाईवे के करीब मेरा फार्म हाउस है। मैं सोच रही हूँ कि आज रात तुम लोगों को वहाँ मुंतकिल कर दिया जाए। वहाँ तुम लोगों के लिए कोई खतरा नहीं होगा। जब ये मामला कुछ ठंडा पड़ जाएगा तो तुम लोगों को कहीं और भेज दिया जाएगा, अहवाज, शादगान या बंदरमाह शहर, जहाँ तुम लोग चाहोगी। माँ ने खानम की तजवीज से कोई इख्तिलाफ नहीं किया। वो तो मुझे लेकर यहाँ से निकलना चाहती थी। शायद उसने कोई और बात भी सोच रखी हो। बहरहाल वो दिन बहुत एहतियात से गुजारा गया। खानम उस रोज ज्यादातर घर पर ही रही। शाम को बाहर गई, लेकिन 1.5 घंटे के बाद ही लौट आई। उस रात 2 बजे के करीब एक वैन कोठी में आ गई।